हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। जैसा कि हमने कहा था कि हम इसके बाद पढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक को, और जो कि क्या है, जो कि है हमारा अम्लों एवं क्षारकों की कुछ विशेष गुणधर्म। इन गुणधर्म से आपके एग्जाम में हमेशा एक सवाल आता है और हम उस सवाल तक पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस विशेष टॉपिक को। तो आइए देखिए, अम्लों के इस विशेष गुण में हम जिन टॉपिक को हम पढ़ेंगे उनको मैंने पहले से नोट कर दिया है। देखिए, सबसे पहला जो है कहता है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। इसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि अम्ल और क्षारक दोनों में क्या विशेष समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, एसिड एंड बेस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनको हम जानेंगे। आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, एक जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है और उसमें अगर हम अम्ल लें या किसी क्षार को लें तो उसका क्या होगा, ये भी हम जानेंगे। लास्ट में हम जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं, कितने दुर्बल होते हैं, उनकी पीएच मान से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। और ये जानेंगे कि यदि पीएच मान 7 है या 7 से अधिक है या 0 है, जो भी है, तो उसका पीएच मान के अकॉर्डिंग उसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा या फिर उदासीन होगा। एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो पहला हेडिंग यहाँ पे लीजिए, सभी, यानी ऐसे कर लीजिए कि अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको बिल्कुल ये टॉपिक, ये जो आपको हेडिंग में आपको दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली समानता तो ये है कि सभी अम्ल एवं क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। बात समझ में आई? हमने इसके पहले के वीडियो में हमने जब आपको अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाए थे, तब मैंने आपको दिखाया था कि कोई अम्ल या क्षार कैसे, देखिए एग्जाम्पल से देखिए इसको। देखिए, जैसे आपके पास में सोडियम धातु है, क्या है, और एक आपके पास में अम्ल है, जैसे HCl, क्या है, HCl है, और आप जब रिएक्शन करवाते हैं तो बताइए क्या बनता था, NaCl, और प्लस में H2 गैस रिलीज होती थी कि नहीं, बताइए। यदि हम यहाँ पे किसी सोडियम धातु के अलावा मान लीजिए हमने जिंक ले लिया, अब हमने अम्ल के स्थान पे एक क्षार लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे, एक जो है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्षार लिया। और आप जानते हैं कि जब कोई धातु किसी क्षार से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये बनेगा क्या, ये बनेगा Na2ZnO2 और प्लस में H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। मैंने इस अभिक्रिया पे डिस्कस किया है इसके पहले के वीडियो में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है सोडियम जिंकेट, मैंने वहाँ बता रखा है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये एक साल्ट है, यानी कि लवण है। तो देखिए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों धातुओं से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, इसलिए दोनों में एक समानता हो गई। क्या हो गई समानता, कि दोनों हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा ये सभी अम्ल, इंपॉर्टेंट है, सभी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में, कहाँ, जलीय विलयन में आयन देते हैं। क्या देते हैं? आयन देते हैं, जो विद्युत का चालन कर सकते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, ये सभी जो है जलीय विलयन में क्या देंगे, आयन देंगे, और वही आयन क्या करेंगे, जलीय माध्यम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे।
बात क्लियर हुई? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ अम्ल हैं, जैसे HCl हो गया, आपके पास में H2SO4 हो गया, आपके पास में H2CO3 हो गया, या फिर CH3COOH हो गया, या फिर HNO3 हो गया। ये सब क्या है? ये सब अम्ल हैं। और यदि जब ये टूटेगा तो H+ मिलेगा और प्लस में Cl- मिलेगा, ये प्लस इसके ऊपर होता है, ठीक है। ये टूटेगा तो 2H+ मिलेंगे और SO4- 2 मिलेगा, ठीक है। ये टूटेगा तो 2H+ मिलेगा और CO3- 2 मिलेगा। ये टूटेगा तो CH3 COO- और साथ में आपको H+ प्राप्त होगा। ये टूटेगा तो H+ और NO3- प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जो H+ आपको प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे जो ये आपके जो है माइनस में जो भी आयन आपको यहाँ पे मान लीजिए क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, H+ है, यहाँ पे आपका एसीटेट आयन है, यहाँ पे आपका नाइट्रेट आयन है। आइए थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, बार बार आती है जाती है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि हमने सभी अम्लों को, ये हो सकता दिखना रहा हो, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ देखिए HNO3 यहाँ पर लिखा हुआ था, HNO3, और ये जब टूटेगा तो आपका H+ मिलेगा और प्लस में NO3- मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अम्लों को उनके आयनों में तोड़ दिया। अब देखिए अगर हम किसकी बात करें, क्षार की बात करें, कुछ क्षारक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, NaOH है, ये टूटेगा तो Na+ बनेगा और प्लस में OH- बनेगा। KOH हो सकता है तो टूटेगा तो K+ में और OH आपका माइनस में प्राप्त होगा। CaOH का होल ट्वाइज हो सकता है तो Ca++ बनेगा और OH यहाँ पे 2 होंगे तो 2OH- हो सकता है। ऐसे आपके और भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में MgOH का होल ट्वाइज है तो Mg++ और प्लस में 2OH- हो जाएगा। इस तरह से क्या होंगे, आपके क्षार और अम्ल आयनों में टूटेंगे और यही आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्शन करवाएंगे किसी विलयन में, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो दूसरा पॉइंट हो गया कि सभी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं जो कि विद्युत का चालन कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ? अब आइए हम बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला क्रम क्या है, करा कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। आइए बढ़ते हैं उसके ऊपर, इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा है आपका जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये आप जानिए, यहाँ पे नोट पॉइंट करके कुछ बिंदुओं को पहले आप समझिए। अगर आपके पास में एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर में हमने एक में क्या किया है, एक और बीकर लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम आपको समझाना चाहते हैं उसको समझने के लिए आपके पास 2 बीकर होने चाहिए। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एक बीकर में हमने लिया है जल, क्या लिया है, इसमें हमने ले लिया है जल, यानी कि इसमें क्या है, जल है। इसमें हमने क्या किया है, लिया है अम्ल को। तो देखिए हमने इस बीकर में क्या मिलाना चाहा है, अम्ल को मिलाना चाहा है। यहाँ पे अम्ल है तो मान लीजिए कि इसमें हम मिला रहे हैं क्या, जल मिला रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। सवाल ये पूछा गया था कि हम किसी जल में अम्ल को मिलाते हैं या फिर, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा था सवाल कि हम जो है किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं या अम्ल में जल को मिक्स करते हैं। यही सवाल था। इस सवाल को बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो ध्यान रखिए, जब भी हम किसी अम्ल या क्षार में, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, आपके पास में क्षार होगा या फिर अम्ल होगा, जब भी हम किसी अम्ल में या क्षार में, हम यहाँ पे अम्ल के साथ में क्षार को भी ले सकते हैं, ठीक है। अम्ल हो चाहे क्षार हो, अम्ल या क्षार में जब भी हम किसी जल को मिक्स करते हैं, किसी का एक ही जल होता है H2O, जब हम किसी अम्ल या क्षार में जल को मिक्स करते हैं तब यहाँ पे होता है विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट होता है।
इतना भयानक विस्फोट होता है कि इसमें से जो है पूरा जो भी आपका इसमें अम्ल या क्षार होगा ये जल के बहुत ही भयानक बुलबुले के साथ में बाहर की ओर निकलेगा और पूरा पात्र ये जो है हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये पात्र आपका टूट सकता है और इसके आसपास अगर आप होंगे तो जल भी सकते हैं। ये बात समझ में आई? ऐसा कब होगा? जब हम किसी अम्ल या क्षार में जल को मिक्स करेंगे तब। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़िए। जब हम किसी जल में, फिर किसी जल में मतलब जल में किसी क्षार या अम्ल को मिक्स करते हैं, कहाँ मिक्स करते हैं? किसी जल में, किसी जल में हम जो है अम्ल या क्षार को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? आसानी से मिल जाता है, कोई विस्फोट नहीं होता, कोई ज्वाला नहीं निकलती। ये प्रक्रिया अत्यंत सुविधाजनक होती है, आसानी से ये काम हो जाता है। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल करेक्ट हुआ। बिल्कुल क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। जब हम किसी जो है हमें किसी अम्ल और क्षार को मिलाना होगा, जल में मिक्स करना होगा या हमें जलीय विलयन बनाना होगा अम्ल या क्षार का, तो हमेशा अम्ल या क्षार को ही कहाँ मिलाएंगे? कहाँ मिलाएंगे हम? अम्ल या क्षार को ही कहाँ मिलाएंगे? जल में आप उसको मिक्स करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फिर हम उसके बाद अगले पॉइंट पर फिर से आएंगे। तो देखिए अगला पॉइंट ये है, इसका नोट का अगला पॉइंट ये है कि जो है सभी जो क्षारक होते हैं, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। अब पूछोगे ये क्या है? जल में विलय नहीं होते, ठीक है। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास में CO2 हो गया, आपके पास में जो है, हालांकि ये तो आपका अम्ल ही होता है, अम्लीय होते हैं। क्षारक के बाद जैसे आपके पास में Na आपका 2O हो गया। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं ना, तो ये क्षारक है एक। ऐसे ही आपके पास में K2O हो गया, ये भी क्षारक हैं। आपके पास में KOH हो गया, आपके पास में NaOH हो गया, ये भी क्षारक हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये क्षारक जो है जल में घुलनशील हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो क्षारक हैं KOH हुआ, NaOH हुआ, CaOH का होल ट्वाइज हुआ, MgOH का होल ट्वाइज हुआ, ठीक है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? ये सभी आपके जो है जल में विलय होंगे। तो ऐसे क्षारक जो जल में विलय होंगे, ठीक है, जो जल में विलय होंगे वो कहलाएंगे क्या? वो कहलाएंगे क्षार। वो कहलाएंगे क्षार। और क्षार में अगर आपको हम दिखाएं तो क्षार में अभी आपको हम समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। अब देखिए क्षार में आप समझिए, आपके पास में जो क्षार होंगे वही क्या होंगे? जल में विलय होंगे। जल में क्या होंगे? जल में विलय होंगे। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्षार के रूप में आपके पास में, जैसा कि हमने यहाँ पे नोट किया, एक बार फिर से लिखते हैं, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, आपके पास में CaOH का होल ट्वाइज हो सकता है, MgOH का होल ट्वाइज हो सकता है। बहुत सारे क्षार ऐसे हैं, ठीक है, जो जल में घुलते हैं। जल में जब इसको मिक्स करेंगे, यानी कि जलीय विलयन जब लेंगे, H2O ऊपर लिखते हैं तो Na+ और प्लस में OH- आप जानते हैं। यहाँ भी अगर आप H2O यानी कि जलीय विलयन लेंगे तो K+ और OH-, ये सब प्रक्रिया कहाँ होगी? ये सब प्रक्रिया जल में होती है, ठीक है। जलीय विलयन में ये क्या होते हैं? इसी तरह से टूटते हैं। तो H2O में ये देखिएगा Ca++ और 2OH- में ये टूट जाएगा। ये भी आपका जलीय विलयन में Mg++ और आपका क्या 2OH- में टूटेगा। तो जलीय विलयन में क्षार क्या होते हैं? अपने आयनों में टूटते हैं और ध्यान दीजिएगा OH- आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? OH- आयन प्राप्त होता है। ये बात क्लियर हुआ? जो भी क्षार होंगे वे सब OH- आयन देंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्षार की यही पहचान है कि वो जल में घुलने के बाद OH- आयन देता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं अम्ल की बात करते हैं। तो देखिए सभी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयन देते हैं जो कि विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो HCl ने क्या किया? यहाँ पे H2O लिख लीजिए, जलीय विलयन हो गया, H+ मिला, Cl- मिला। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया कि सभी अम्ल आपको H+ आयन देंगे, जिससे बोलते हैं क्या?
हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, सभी क्या करेंगे, जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटेंगे। बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तो हमने यहाँ पे जलीय विलयन में अम्ल और क्षार में क्या होता है वो हमने जान लिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, आइए इसको जानते हैं। आइए शुरू करते हैं अगला अपना, इसको हेडिंग बनाते हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि अम्ल एवं क्षारक की जो प्रबलता है ये हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार, हालांकि कुछ ऐसे एसिड होते हैं, कुछ ऐसे आपके बेस होते हैं जिनकी प्रबलता या फिर यूँ कहें कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। मजबूत का मतलब उसको तोड़ेंगे थोड़ी ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ ये कि देखो पहले समझिए, पहले जैसे आपके पास में एक है HCl, एक है आपके पास में CH3COOH। इस बात को समझेंगे अभी। ऐसे ही मान लीजिए KOH है और एक आपके पास में NH4OH है। ये क्या है, ये हैं क्षार और ये क्या है, ये हैं अम्ल। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये टूटेगा तो H+ बनेगा और प्लस में Cl- बनेगा। ये टूटेगा तो CH3COO- और प्लस में H+ बनेगा। ये टूटेगा तो K+ और OH- बनेगा। ठीक है, OH- यहाँ से बनेगा। और अगर ये टूटा तो NH4+ का और प्लस में OH- का। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने आयनों में टूटेगा। अब टूट तो सब रहे हैं, तो कैसे हम कहेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, एसिड या बेस। देखो HCl जैसे ही जल में मिक्स करेंगे ये तुरंत टूटेगा और पूरा का पूरा टूट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूर्णतया आयनित होगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही KOH की अगर हम बात करें तो जैसे ही इसको हम मिलाएंगे किसी जल में तो ये भी पूर्णतया टूटेगा। ठीक है, और तुरंत ही अपने आयनों में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम CH3COOH को मिलाएंगे, एसिटिक अम्ल को मिलाएंगे या फिर NH4OH को मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे टूटेंगे और पूरा पूरा टूटेंगे भी नहीं। इसलिए जो अम्ल या क्षार तुरंत जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाएंगे वे स्ट्रांग होंगे। क्या होंगे, वे स्ट्रांग होंगे, वे तीव्र होंगे। और जो धीरे धीरे सने सने टूटेंगे वे वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इस आधार पे कि कौन सा अम्ल या क्षार जितनी जल्दी H+ या OH- आयन देगा उसी के बेस पे हम उसे स्ट्रॉन्ग अम्ल या क्षार कहेंगे और या फिर उसे वीक बेस या मतलब क्षार या अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं भैया किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता उसमें, या हम ये प्रबलता की बात करें, किसी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता होगी उस अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में H+ या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जलीय विलयन में H+ और या फिर OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर H+ ज़्यादा होगा, H+ अगर ज़्यादा होगा या फिर OH- आपका ज़्यादा होगा तो विलयन उतना ही ज़्यादा आपका प्रबल होगा। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं H+ या OH- आयन की बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में है। जबकि आपका यही अगर सांद्रता निगेटिव में दे रखी हो तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये pH मान घटेगा, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए एक जो है सार्वभौमिक क्या लिया गया, सार्वभौमिक सूचक लिया गया। क्या लिया गया, सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर
ये जो सार्वभौमिक सूचक है ये होता क्या है, पहले समझिएगा। ये जो है विभिन्न सूचकों का एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। एक लंबी सी पट्टी होती है। क्या होती है? एक लंबी सी पट्टी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। क्या होते हैं? इस पट्टी में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अब आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार लिटमस पेपर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपको ये भली भांति याद होगा, पता होगा। ठीक है, तो इसमें रंगों की क्या होती है? एक पट्टी होती है, रंगों की एक पट्टी होती है जिसमें यहाँ से लाल रंग से नीले रंग से बहुत अधिक लाल होगा, फिर धीरे धीरे लाल कम हो जाएगा, फिर नीला रंग बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से एक पट्टी होती है। और ये कैसी पट्टी? ये सार्वभौमिक सूचक की तरह कार्य करती है। सभी अम्लों के लिए ये जो है यूज होती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये तो सार्वभौमिक पट्टी या मतलब सूचक हो गया। अगली चीज़ हम जो आपको समझाने वाले हैं, इसी पट्टी पर, इसी सार्वभौमिक सूचक को आधार मान करके एक पीएच स्केल या पीएच पैमाना बनाया गया। आइए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बात करें किसकी? हम बात करेंगे पीएच पैमाने की। पीएच पैमाना, जैसे बोलते हैं पीएच स्केल, एक पटरी है ये। ठीक है, जिसमें आप पहले समझिए इसको, पीएच पैमाना होता क्या है। किसी विलयन की सांद्रता, और सांद्रता में हम जो है बात करेंगे किसकी? H+ सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना बनाया गया, एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल या पैमाना कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल या पैमाना कहते हैं। और यहाँ पे जो ये पीएच है, ये जो पीएच है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, अच्छा, ये जर्मन भाषा का शब्द है। और इसी पीएच को लिखते हैं क्या? इसी को लिखते हैं पुमन्स, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं पोटेंज। क्या लिखते हैं? पोटेंज लिखते हैं, पोटेंज। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान रखना, जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये पूछता है कि पोटेंज जो है ये किसके लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो ये किसके लिए है? पीएच के लिए है। पीएच में जो पी है वो जो है आपका, ये जो पी है, इसी पी को पुमन्स या इसी को पोटेंज बोलते हैं। और यहाँ पे जो एच है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़ आप जानिए इस पीएच में, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब इस जो पीएच पैमाना विकसित किया गया, अब देखिएगा पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 14 तक, यानी 0 से कितना आपका होता है? 14 तक होता है। तो देखिए हमने एक पैमाने को यहाँ पे ऐसे आपको दिखा दिया। देखिए ये है आपका पीएच पैमाना, जिसमें 0 से कहाँ तक? 14 तक आपके जो है ये आपके इस पे अंक लिखे होते हैं। बीच में अगर इसका मध्यमान देखें तो आपका ये 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अब इसको समझना क्या है, अगर इस पैमाने पर हम इसको पूरा लिख देते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 3 4, यहाँ से 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, अगर हम 7 की बात करें, किसकी बात करें? 7 की बात करें तो 7 अगर ये पीएच मान है, अगर पीएच कितना है? बराबर 7 है, तो विलयन आपका कैसा होगा? विलयन आपका होगा उदासीन। कैसा होगा? आपका विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर हुआ? आइए, अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच कैसा है? पीएच जो है आपका ज़्यादा है 7 से, तो विलयन आपका कैसा होगा? विलयन आपका क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? विलयन आपका
क्षारीय होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए, अगर पीएच मान 7 से कैसा है? 7 से कैसा है? 7 से कम है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। पीएच की तरफ, जिस तरफ ये इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है, यानी कि 7 अधिक है और पीएच आपका 7 से कम है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बहुत ही मुख्य चीज़ को समझिए। वो चीज़ ये है कि अगर पीएच मान 0 से 3 या 3.5 के आसपास तक है तो यहाँ पे जो भी आपका अम्ल होगा वो परबल अम्ल होगा। एक बार इसको नोट कर लिया होगा, इसको बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, परबल और दुर्बल को समझेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए उसको समझना पड़ेगा सही से। बिल्कुल समझिए। देखिए, अम्ल की बात करें या हम क्षार की बात करें, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, क्षार की बात करें तो अम्ल भी होंगे दो टाइप के। कौन से? एक तो होगा आपके पास में परबल, एक तो होगा आपके पास में दुर्बल। ऐसे ही क्षार की बात करें, ये भी होंगे दो टाइप के। एक तो होगा आपके पास में क्या? परबल, और दूसरा होगा क्या? दुर्बल। ठीक है, परबल मतलब स्ट्रांग और ये वीक होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो पीएच मान है जनरली बराबर लगभग होगा, या तो 1 होगा, या यूँ समझिए कि पीएच मान कम होगा 4 से। ठीक है, पीएच मान 4 से कैसा होगा? कम होगा, 4 तक भी हो सकता है। अगर यही अम्ल दुर्बल है तो पीएच मान कैसा होगा? पीएच मान, इसका जो पीएच मान होगा कैसा होगा? बोलिए भैया। ये जो है ज़्यादा होगा किससे? यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, पीएच मान 7 से या 4 से अधिक परंतु 7 से कम होगा। 7 से अधिक हो जाएगा तब तो फिर क्षार हो जाएगा ना, या 7 हो गया तो उदासीन हो जाएगा। आप जानते हैं, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब देखिए क्षार की बात करें तो अब देखिए 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे 14 तक जाएंगे तो 7 के जो नज़दीक होगा वो कम क्षारीय होगा, धीरे धीरे क्षारता बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच मान 11 से 14 तक, यानी 14 तक परबल क्षार वाले होते हैं। परबल क्षार वाले होते हैं। ठीक है, लगभग, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 11 से 14 लगभग है, अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, बाकी देखिएगा पीएच मान 7 से अधिक हो परंतु 11 से क्या हो? कम हो। अब देखिए दुर्बल अगर क्षार है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा और 11 से कैसा होगा? कम होगा। अब इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। एग्जाम्पल बिल्कुल HCl हो गया आपका, जो है आपका HCl के साथ में H2SO4 हो गया आपका, और हो गया HNO3, ये नहीं होगा, HNO3 यहाँ पे आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए H2SO4 हो जाएगा आपका, जो है HNO3 हो जाएगा। तो ये सब कैसे हैं? ये सब आपके जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CH3COOH का, और भी HCOOH ले सकते हैं। ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका दुर्बल अम्ल ही होता है। ठीक है, H2CO3 की बात करें, H2CO3 की बात करें तो ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका दुर्बल अम्ल होता है। ऐसे ही अगर हम क्षार की बात करें तो जो परबल क्षार हैं उनमें आपका KOH हो गया, आपका NaOH हो गया, आपका CaOH का होल ट्वाइस हो गया, आपका MgOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके स्ट्रॉन्ग, आपके जो है स्ट्रॉन्ग जो है बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, मतलब कि परबल क्षार हैं। इधर देखिए एग्जाम्पल में
जैसे आपके पास में NH4OH हो गया, क्या हो गया, NH4 एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि NH4OH कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, यानी कि प्रबल है या फिर दुर्बल है। तो देखिए इस प्रकार से अम्ल और क्षार का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसका डिवीज़न कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम जो अगली क्लास लेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि पीएच के दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, यानी कि हम जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो पीएच मान है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।